सकाळी घडले गोंदिया शहर में शनिवार रात एक शेर की एंट्री ने लोगों में हड़कंप मचा दिया। तर गोंदियाच्या आमगाव देवरी महामार्गावर भर दिवसा नागरिकांना वाघाचं दर्शन झालंय। वाघ और भागा है तो साइड में पंजा मारते हुए वो इस तरह से निकल गया। चालू करू अरे माझं नाव सुभाष राहंगडाले आहे। मी रेंगेपारला राहतो। बकऱ्या चारावलं 2 बाया आणि मी जातो। आमच्या गावच्या वावरांमध्ये चारा नाही आहे, म्हणून तिथं वावराच्या बाजूला जंगल झुडपी आहे, तिथं मी शेजा चारत होतो। मागवून आला आणि माझ्यावर हल्ला केला। त्याही वेळेस मी म्हणलो, का होय बापा माझ्यावर हल्ला केला? हे देवा, हा कसला जीव! बकऱ्या उपाशी राहून राहिल्या, चारा नाही भेटत, जंगलात जावा तर वाघ धावते, वावरामध्ये चारा नाही, काही नाही। त्या दिवशी आपण शेऱ्या राखायला गेलतो, 4 वाजेची गोष्ट आहे। तर आपण ह्या बाजूला आपण होतो, त्या बाजूला आमचा शेतकी होता सुभाष रांगडाले। मग मी चिल्लवलो तर त्या दोघ्या बाया बी धावल्या, चिल्लवल्या, तर त्यानं मला सोडून दिलं। पोटी वाघ होता तो माहीत नाही आपल्याला, पर तो जेव्हा त्या बाजूला गेला, काळी पल्ली खाल्ल्या, तो वाघ धावला त्याच्या मागे। तर वाघ धावा 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 धावा, वाघ बसला हो, वाघ बसला हो असं म्हणलं। तर आपण धावलून त्याच्याबरोबर दोघ्या बाया होतून आम्ही दोघ्या जणी धावलून वर सुले केलून, मग त्याला खेदाळून, मग तो पाहत होता आपल्याकडं ना आपण पाहत होतो त्याच्याकडं। हे माझे कपडे वगैरे काढून टाकलाय आणि ह्याच कपड्यावर मी जंगलामध्ये होतो। तिथून माझा कपडा फाटला आणि असं पकडलो तर वाघाचा पाय पकडलो मी, मग सोडून दिलो आणि मग 5 मीटर अंतरावर जाऊन उभा राहिला। आणि त्याच्या मनामध्ये काय होता तर मागं पलटून काही तो धावला नाही,
वाघाचे नखा आहे माझ्या दोनही पायाला. नखाचं निशाण आहे. ह्या मांडीला बी कापरलं तिथं बी निशाण आहे. वाघाचे 5-6 निशाणं आहेत पायाला, दोन्ही पायाला आहेत. त्या वाघांना बसल्याबरोबर मग नका उरपलं, रक्ती लागली. मग रक्ती लागल्यावर आपण धावलून अजून डबलपैकी परा झाला का चावलं नाही. नाहीतर त्या दिवशी पुष्कळ हानी झाली असती त्याची. आम्ही फसलो असतो किंवा तोही फसला असता बिचारा, तो जानाना गेला असता. पर आपण धकारलून त्या दिवशी, म्हणून त्यासाठी आपण हल्ला केलून ना साईटले झालो. मग त्याच्यानंतर आपण तेथे बसलून घडीभर पाणी गिनी पाजलून त्याला सुस्त केलून तोही वाचला बिचारा ना. आपणही सुस्ती चावून आपल्यालाही भीती वाटून राहिली, म्हणून आपल्याला भेव लागते बाबा. तर आता जंगलात शेऱ्या काही नेत नाही आपण, इकडेच बांध्या खोबरेवर चारत आहो ना, जंगलात काही जाऊ नये. आपल्या जानाला हा खूपच खतरा आहे. आता तुम्ही का करता त्याच्या, तुम्ही का हडत बसाल? काही वाघाचा बंदोबस्त करा, एवढीच मागणी आहे आमची. मी भरती झालो, मग फार डिपार्टमेंटवाले आले, त्यानं बी पाहिला, फोटो वगैरे काढला. आणि मग मला 4 दिवसात सुट्टी झाली. मग मी अर्ज नेऊन चिपकवलो तहसील ऑफिसला, या रेंज ऑफिसला. ते मागून राहिले का प्रायव्हेट डॉक्टरचा बिल पाहिजे, त्याच्यामध्ये आपल्याला काही मोबदला भेटला नाही, काही नाही. आपण प्रायव्हेटमध्ये नव्हतो, सरकारी मेडिकलमध्ये होतो, तरी पण सरकारी मेडिकल बिल नाही देत. तिनं आपल्याला लिहून दिलं आहे वाघाने हमला केला आहे म्हणून. मी जास्त शिकला नाही आहो, पण हे गोष्ट मला समजून नाही येऊन राहिली. सरकारीमध्ये भरती होतो, मला काही समजत नाही. मी आता तिथं गेलो तर ते मला प्रायव्हेट दवाखान्याचा बिल मागून राहिले. मी प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये भरतीच नाही, तर मी कुठून बिल मागू बा? गोष्ट पैशाची नाही आहे, अर्जाची पण नाही. परंतु त्या वाघानं माझ्यावर हल्ला केला, तसा जर बायावर हल्ला करत होता तर त्याला कोण वाचवणार होता? किंवा मी माणूस सापडलो म्हणून त्याच्या याच्यातनं चावडीतनं निसटून गेलो, पण बाया निसटू शकत नव्हत्या. बायावर जर हल्ला करत होता तर एखाद्या 2 बाया होत्या, 2 पैकी एखाद्याला तरी त्यानं मारला असता. याचा जबाबदार राहणार कोण? त्या गाव रेंगेपार, ह्या गावाच्या भोवताल 2 मोठे वाघ आणि 2 लहान वाघ हे आढळले आहेत लोकांना. बिबट्या आहे, पट्ट्यावाला आहे. वाघाच्या हल्ल्यामुळे कोणीही माणूस जात नाही जंगलामध्ये, आणि कदाचित वावरामध्ये जातो आम्ही लोक. एखाद्या वाघाने हल्ला केला आणि एखाद्या माणसाला किंवा बाईला जर मारला तर याचा जबाबदार वन विभागवाले राहतील का, कोण राहणार आहे? जनावरांचा पोट भरणारे लोक जबाबदार राहणार का, तो वाघ किंवा बिबट्या जबाबदार राहणार का? तिरोळा पट्टीमध्ये एक पोरगी आणि एक पोराचा बिबट्यानं मारला अशी माहिती झाली तर ते शहरातले लोक सगळे धावते, आणि आमच्या खेड्यापाड्याचे कोणी लोक धावणार नाही आणि कोणी येत नाही. आता वावरामध्ये येवायला भेव वाटून राहिला. आम्ही घरून सकाळी निघतो तर वापस येऊन का नाही हा विचार करून जातो. आमच्या नातू पोतायला आम्ही पाहणार किंवा नाही हे आम्हाला वाटून राहिले. कोणत्याही माणसाला आज नाही उद्या मारणारच आहे तो वाघ. तो वावराच्या काटाशीन राहते, आणि आम्ही बकऱ्या चारावाला नेलो तर आमच्यावर हल्ला करते. आम्ही गरीब माणसं, आमच्याजवळ काही नाही आहे. आज आम्हाला खावायला अन्न नाही भेटून राहिला. ते गव्हर्नमेंट देते 15-20 किलो, ते खातो ना जीवन जगतो. आता आम्ही आपला जीवन जगू का त्या बकऱ्याचं जीवन जगू? वावरा शेतामध्ये एक चारा नाही आहे. इकडे जंगलाकडे नेला तर वाघाचा हल्ला आहे. जीवन हा मोठ्या तकलिफीचा झाला. आता शेळ्याचा जीवन जगावा का आपला जीवन जगावा? जंगलामध्ये जातो तर आम्ही वापस येऊन किंवा नाही येऊन याची काही गॅरंटी नाही बाबा. शेळ्याला चारा भेटते का आम्ही वाघाचा चारा बनतो याची काही गॅरंटी नाही बाबा. मी गरीब माणसा, आता आपला पोट भरू का शेळ्याचा पोट भरून, वाघाचा पोट भरून का बिबट्यांचा भरून, हा आम्हाला काही कळत नाही बाबा.
माझं नाव छगनपाल गजापुरे, रिंगेपार. मी वाड्यातला ढोरा चारतो. मग आता पाण्यावर निघतो कसं कसं जानवरा. आमच्या गावच्या रेंजेपारच्या जंगलात बिबटे आहे आणि मोठावाला पट्ट्यावालाही आहे. तर तो मग डटकरला होता तर मग तो उठला घेतला उभा उठला ना. मग माझी हिंमत नाही झाली, मी मागे आलो इकडं परत. मग तो मग आता गेला कोणाकडं का त्यानं भोसडीचा तो मग दिसलाच नाही. मग त्यावेळेसपासून म्हणजे तो इकडं मग आता काही समजला नाही त्याचा खडका. ढोळाची मग जिंगा नाही धावला, घसरून गेला बिचारा शेवटला. तेव्हा आता होते बाबा परत जरा भीती वाटते आता. या 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 जानवर आता घरी पाणी कसं पाजायचा याचा काही आता उपाय सांगा ना, करा ना बाबा काही. एकटा माणसाची हिंमत नाही हो जंगलात जाण्याची. तर मनमानी शेर सोडून दिल्या जिकडं. त्याचा काही बंदोबस्त करा ना बाबा. फिरली करा रे, हर रहा है फिर जाते कोटे रे है. आम्हाला भीती वाटते का आता कसा होईल, का होईल. तिकडून बिबट्या येते, पट्ट्यावाला मोठा वाघ. 2 वाघ आम्हाला दिसले आहे जंगलामध्ये आहे. आणि आम्ही वावराच्या काटाशीन बकऱ्या चारतो, तसाच तो वावराच्या काटाशीन येऊन लपून राहते. आमचा लक्ष नाही राहत त्याच्यावर. आम्ही आपल्या बकऱ्या चारावाच्याच याच्यामध्ये राहतो. आज भीती आहे, पण पुन्हा उद्या बी अशीच गोष्ट येणार आहे. मरतो किंवा वाचतो त्या वाघाला माहीत आणि त्या देवाला माहीत. पण मी ढोरा मारू शकत नाही, म्हणून जंगलामध्ये मी नेतो चारावाला. ये गाँव की एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान अगर जानवर भूखे प्यासे है तो जान तक देने को तैयार है. और एक तरफ हमारे शहरों की दुनिया जहाँ इंसान ही इंसान के खून का प्यासा है और एक दूसरे की जान लेने को तैयार है. जय श्री राम. मैं मनोज बिसन और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में. ये जो आपने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी ये मैंने ही पिक्चराइज करी है. एक्चुअली हुआ ये है कि हमारे ही गांव रेंगेपार में, ये करीब करीब गोंदिया से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये मेरा खुद का गांव है. 7 तारीख को ये जो सुभाष मामा है इसके ऊपर में शेर ने अटैक किया. खुशकिस्मती इसकी या शेर को शायद इसे खाना नहीं था तो उसने सिर्फ इसे दबोचा, बट बाइट नहीं किया, यानी वो खाना नहीं चाहता था या सिर्फ मारना चाह रहा होगा. बट ये जिस तरीके से आपने देखा कि ये महिलाएं भी साथ में थी और फिर ये सब आवाज़ वगैरह होने की वजह से वो शेर इसे छोड़कर चला गया.
फिर इन लोगों ने यहाँ के स्थायी लोगों को फ़ोन किए और फिर उन्होंने वन विभाग के लोगों को बुलाया और फिर इस तरीके से इसको साकोली के सरकारी हॉस्पिटल में ले जा कर के 4 दिन तक के एडमिट रखा गया और इस इंसान का इलाज हुआ और फिर वापस आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा ऐसे गहरे निशान नहीं है, नाखून गड़े हुए हैं और दांत के निशान नहीं है, यानी वो शेर ने दांत से इसे दबोचा नहीं। जैसे कि हम आप सबको बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है कि यदि जंगली जानवर से कोई भी अटैक होता है तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, तो ये भी इंसान उस उम्मीद के जरिए जब डिपार्टमेंट के लोगों से बात करता है कि मुआवजे वगैरह के लिए कुछ चांसेस हो तो डिपार्टमेंट के लोग इसको बोलते हैं कि तुम्हें अगर कंपनसेशन क्लेम करना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल चाहिए रहेगा। अब भाई ये इंसान को देखिए आपकी, ये एक सादा सिंपल भोला भाला सा किसान है, अब ये क्या ही जा कर के प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को बोलेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इसे क्यों बिल देंगे जब इसके पास एडमिटेड ही नहीं रहा ये बंदा, जब इसने इलाज ही नहीं किया प्राइवेट हॉस्पिटल से। और यदि अगर जो भी कोई रूल हो, जो भी कोई व्यवस्थाएं हो, जब डिपार्टमेंट और सरकारी लोग इन सब सारी चीज़ों को जब हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, तो भाई उन्होंने हेल्प करके इसको कहीं से बिल बना करके दे देना चाहिए और उसको कुछ थोड़ा मोड़ा 500-1000 रुपये का भी अगर हो सकता है तो थोड़ा बहुत अनुदान दे करके उसकी हेल्प करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जब बात शेरों की आती है हमारे देश में तो शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा लुप्त हो रही थी धीरे धीरे, और ये बहुत विषय गंभीर था। 2006 में जब सेंसस किया गया और 2008 में जब रिजल्ट्स आए शेरों के जनगणना के ऊपर में, तो पता चला कि सिर्फ 1411 शेर ही बचे हुए हैं। 2010 में करीब शेरों को बचाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम सेव आवर टाइगर्स दिया गया और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन जी को। शेरों को बचाने के लिए और शेरों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए बहुत पुरजोर तौर पर काम किया गया, बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ। शेरों को बचाने के लिए सेव आवर टाइगर्स बहुत अच्छा सक्सेसफुली रन करा और 2025 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि शेरों की कुल आबादी 3682 के करीब से लेकर के 3600 से 3700 के बीच में कहीं पर कुछ है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिनंदन है जिस तरीके से इन्होंने शेर की आबादी बढ़ाने के लिए काम किया है। बट इंसानों का क्या? मगर जो मेरा गांव है रेंगे पर, यहाँ के निजी लोग बताते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनका बोलना ऐसा है कि करीब 2 के करीब शेर है और 2 के करीब तेंदुए है। अब एग्जैक्टली पता नहीं कि वही शेर इधर भी जाता है और उधर से इधर भी आता है, तो ये लोग उसे ही डबल काउंट करते हैं, क्योंकि प्रामाणिक तौर पर कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली कितने शेर और कितने तेंदुए हैं। बट बहुत सारे गांव के लोग शेर को देखते हैं, तेंदुए को देखते हैं, वो लोग बहुत बार इनकाउंटर्ड भी होते हैं, एक दूसरे के सामने आमना सामना भी। सुना है कि 3 से 4 करीब कुछ बकरे और बकरियां शेर उठा करके ले जा चुका है और कुछ 1-2 गाय के करीब में इन पूरे दिनों के दौरान। बात मुआवजे और चंद पैसों की नहीं है, उनको आप क्या ही मुआवजा और पैसा दे देंगे जो खुद अपनी जान हथेली पर लेकर के जानवरों को चराने निकलते हैं। आई मीन लाइक कोई बहुत बड़ा रीज़न होता तो समझ में भी आता, बट ये इन चीज़ों के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालते। और मैंने बोला कि ये इमोशंस पे काम करते हैं, ये दिमाग लगा के काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये हमारे देश का किसान है और किसानों की तो ये हालत है कि ये हमेशा से कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मरते आए हैं। कभी महंगाई की वजह से मर लिए, कोई किसान महंगाई की वजह से आत्महत्या कर लेता है, तो कभी कोई किसान कर्जे की वजह से आत्महत्या कर लेता है, तो कहीं कोई जगह पर आप देखेंगे कि फसलों की बर्बादी की वजह से किसान आत्महत्या कर लेता है। आए दिन आप सुनेंगे कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ पर किसान आत्महत्या करते ही है। तो फिर क्या बड़ी बात हो गई कि यदि एक किसान शेर के द्वारा मारा गया तो इसमें फिर इतना ज़्यादा क्या ही फ़र्क पड़ता है। यही फ़र्क पड़ने की बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि यदि एक किसान मरता है और अगर किसान मरता आया है तो उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है हमारे आपके निजी जीवन पर, और बहुत सारे तरीके से फ़र्क पड़ा भी है। अब देखेंगे कि इंसान 2 तरीके से मरते हैं, एक डायरेक्टली या फिर एक धीरे धीरे मरना, जैसे कि स्लो पॉइजन देने की वजह से इंसान मरता है। तो जब एक किसान मरता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं मरता है, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर के मरता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ग्रेजुअली हमारा खाना, जिस तरीके से हमारी किसानी कमज़ोर हो गई, हमारे खाने की थाली कमज़ोर हो गई, क्योंकि हमारे खाने में अब ज़्यादा टॉक्सिक फूड आने लगा है। ये लगता है कि सिर्फ एक किसान मरा है, बट किसान के मरने से बहुत सारे लोग भी अपने घर बैठे बैठे मर रहे हैं, और उसके पीछे में बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि आपके पास खाना उतना तरीके से नेचुरल फूड नहीं आ पाता है, टॉक्सिक फूड लेते हैं।
आप कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं जिसकी वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता जा रहा है। खाने में पॉइजन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़िंदगी में पॉइजन आएगा। जिसका जितना खाना जहरीला उसका उतना जीवन जहरीला। ये अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी तरह एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है, जिसे हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। अगर किसान रहेगा तो सब कुछ रहेगा, किसान जाएगा तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जानी शुरू हो जाएगी। ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी कवर करेंगे, बट जो समझदार है वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं शॉर्ट में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके शेर भी मर जाते तो क्या ही फ़र्क पड़ता। जिस तरह डायनासोर्स लुप्त हो गए, डायनासोर्स खत्म हो गए, उस तरीके से शेर भी खत्म हो जाते हैं। बट एक इकोसिस्टम होता है, एक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें ऐसा होता है कि मांसाहारी शाकाहारियों को खाते हैं, शाकाहारियों को अगर मैनेज करेंगे, शाकाहारी अगर कम होंगे तो होती है कि फसलें की पैदावार बहुत अच्छी तरीके से होती है। वो एक इकोसिस्टम है, लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं, वो एक अलग लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं, वो आप भली बातें समझते हैं। मगर जब जानवरों को तक बचाया जा सकता है तो फिर एक किसान को बचाने के लिए कोई कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करता है। मैं मेरे लेवल पर ये थोड़ा सा अटेम्प्ट ले रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को स्प्रेड कर सकूँ, ये इन्फॉर्मेशंस किसी के काम आ सके, या कल को चल के यदि इस इंसान के ऊपर में शेर का हमला होता है और किसी भी दूसरे तीसरे महिला के ऊपर में, मेरे गाँव की या किसी भी आदमी के ऊपर में शेर का अटैक होता है और अगर वो किसी इंसान को मार देता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सिस्टम होगा, ये गरीब लोग होंगे जो अपना पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, या फिर वो एक शेर होगा जो इन लोगों के बीच में रह करके इनके ऊपर में हमला करता है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकल करके जानवरों को खाना खिलाने के लिए जंगल की ओर जाते हैं और रोज़ ये प्रक्रिया में लगे होते हैं, दिन में 2 टाइम, और ये दोनों टाइम लाइफ को रिस्क में लेकर के चलते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि कोई डिपार्टमेंट यहाँ आकर के बैठ जाए और जानवरों की एक्टिविटीज़ के ऊपर वॉच करे या फिर इन लोगों को बाहर जाने से रोका जाए, बट मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होना है, क्या नहीं होना है। डिपार्टमेंट वालों से सिर्फ इतना बोलना है मेरा कि भले ही किसी के मरने के बाद किसी को मुआवजा ना दीजिए, बट अगर ऐसी सब जगह पे जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि बहुत ज़्यादा शेर और तेंदुए अटैक और अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ऐसे गाँवों में उन लोगों को बचाइए जो लोगों की लाइफ रिस्क पे रहती है। क्योंकि देखिए, अगर एक गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला अगर मरता है तो बहुत साल लगते हैं उस गांव में वापस से एक और गाय चराने वाला और बकरी चराने वाला पैदा होने के लिए। आप समझ रहे? धीरे धीरे ये बहुत सारी चीज़ों पे असर करता है। अगर एक किसान मरता है तो वो बहुत सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करके जाता है। एक अच्छा किसान मरता है ना तो अच्छी खेती होना बंद हो जाती है, ऑर्गेनिक चीज़ें मिलना बंद हो जाती है। जितना ज़्यादा कंटेमिनेटेड फूड आएगा उतना ज़्यादा बच्चे और नई जनरेशन स्पॉइल होना चालू हो जाएगी। दूध वाले ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो जंगलों में जाते हैं, और अगर उनको चराने वाला, उनको पालने वाला अगर मर जाएगा तो दूध के प्रोडक्शन में फ़र्क आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ से लेकर के डायरेक्टली वहाँ तक के मेंटेन होती है बड़े शहरों तक। आपके लिए लग रहा होगा ना कि ये इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इंसान दूध के जानवर लेकर के जाता है और अगर वो इंसान ज़िंदा है और वो इंसान अगर घर जा कर के दूध नहीं छोड़ता और वो मार्केट बेचता है, तो किसी भी घर का छोटा बच्चा जिसकी माँ को दूध नहीं आता, वो बच्चे तक उन गाय के दूध से पल करके बड़े होकर के आगे बढ़ते हैं। अब दूध का प्रोडक्शन कम होगा तो जो जितनी लड़कियां आइसक्रीम्स खा रही है, जितनी लड़कियां चॉकलेट्स खा रही है, उनको दूध ही नहीं मिलेगा उन सब सारी चीज़ों में। वैसे ही वो क्रीम खाते हैं, वैसे ही वो आर्टिफिशियल स्वीटन खाते हैं, तो उनकी लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्पॉइल होगी। उन कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी किसान का मरना या किसी इंसान का जोखिम में जाना हमारे और आपके निजी जीवन में जोखिम पैदा करता है। बस इतना सा ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना सा ही मेरा मतलब है आपको समझाने का। शायद आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक गांव का गरीब किसान नहीं मरता। अगर वो मरता है तो वो बड़े से बड़े रईस घर के बच्चों तक जाता है, हेल्थ पे असर पड़ता है सीधा का सीधा। तो यदि आप चाहे ना चाहे, अगर आपको हेल्दी रहना है लाइफ में, तो आपको किसानों के सर्वाइवल के बारे में सोचना ही पड़ेगा। ये मैंने छोटे से तौर पर सोचने की कोशिश किया है। जिसके पास में बड़ा ओहदा है, जिसके पास में बड़ी ताकत है, अगर वो बड़े लेवल पे सोचे तो बहुत अच्छा है। कई साल से किसानों के ऊपर में नेता लोग राजनीति करते हैं और उनको अमीर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, या उनका कर्जा माफ़ करने के लिए बहुत सारी मुहिमें चलाते हैं, बहुत सारे आंदोलन करते हैं।
मगर आज भी इस देश का किसान कर्जे में ही है और आज भी इस देश का किसान गरीब का गरीब ही है। तो ये वाकई में गरीब किसान को अमीर बनाने की तैयारी है या फिर गरीबों के नाम पर, किसानी के नाम पर राजनीति लड़ के राजनेताओं का अमीर हो जाने की एक प्रक्रिया है। कई सालों से हमारे देश में राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा किसानों के कर्ज और कर्ज माफी के ऊपर चलता है और किसान को समृद्ध बनाने के लिए चलता है। हमने कई साल खेती करके देखा है और खेती करते हुए लोगों को भी देखते हैं कि सालाना किसानी से कमाने वाले लोग गरीब ही होते हैं मगर अमीर नहीं हो पाते। जैसे दूसरे और भी व्यवसाय जिस तरीके से ग्रो करते हैं कंपैरेटिवली किसानी में उतनी ग्रोथ नहीं है, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़िंदगी में खाने से बढ़ के क्या ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर भी किसान इमोशंस की वजह से किसानी करता है, ना कि प्रॉफिट की वजह से। क्योंकि अगर आप हर किसान, किसी भी किसान से बैठ के पूछेंगे तो कभी भी आप अगर उसका पूरा 365 डेज़ का कैलकुलेशन निकालेंगे तो पता चलेगा कि इसको वो जो किसानी है वो प्रॉफिटेबल नहीं पड़ती है। फिर भी वो करता है क्योंकि वो धरती को अपनी माँ मानता है और वो बेटे की तरह उसके लिए अपना कर्तव्य निभाता है। ये एक इमोशन है जो एक किसान ही समझ सकता है। इसीलिए वो कई बार नुकसान खाने के बावजूद भी फिर अगले साल बहुत उम्मीद के साथ अपनी किसानी में काम करने लग जाता है, फसलों को आबाद करने के लिए। मगर फसलों को बर्बाद करने के लिए कई हजारों कारण हैं और एक ही कारण है किसान को अपनी फसल को आबाद करने का, और वो किसान खुद। कई साल से हम देखते आए हैं कि राजनीति के नाम पर बड़े बड़े राजनेता राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे मुद्दे उठाते हैं, किसानों की समृद्धि के बारे में बात करते हैं, किसानों को प्रॉफिट दिलाने की बात करते हैं। मगर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता किसानों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसानों के बहुत प्रॉफिटेबल साइड है। बहुत सारी जानकारियाँ किसानों के पास नहीं है जिसकी वजह से वो बहुत लिटरेट लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं। प्रशासन में जो बहुत सारे अधिकारी है वो सिर्फ अपने कमरे के अंदर बैठ कर के ही काम करते, ड्यूटी निभाते हैं, बट खेतों तक आकर के कोई नहीं दिखता कि असल प्रॉब्लम क्या है इसकी फसल में जिसकी वजह से किसान बर्बाद होता है। और ना ही किसान इतना पैसा कमा पाता है खेती की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क साइड रह करके बहुत सारी चीज़ों को अपने लेवल पर कर पाए। कई सालों से देखते आए हैं राजनीति के नाम पर बड़े बड़े राजनेता पॉलिटिक्स करते हैं किसानों के ऊपर में, किसानों का कर्जा माफ़ करने से लेकर के तो किसानों को समृद्ध बनाने के ऊपर। आज तक हमने देखा है कि किसानी अर्थव्यवस्था जैसी की वैसी ठप पड़ी हुई है। आज भी किसान कर्जे में मर रहा है, आज भी किसान कर्जे में है और फसलों का कोई हिसाब किताब नहीं होता कि इस साल अच्छी हुई तो अगले साल होगी, और जिस साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उस समय मार्केट में माल सस्ता हो जाता है। तो कभी भी किसान प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा जाता है नहीं, क्योंकि चलो पिछले साल लॉस हुआ तो एटलीस्ट इस साल दुगना हो गया ताकि हमको बहुत ज़्यादा कंपनसेट करने मिल गया। ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। खेती एक प्योर इमोशन है, पता है, कुछ नहीं परवड़ता खेती करने से, कुछ नहीं परवड़ता। किसी के पास में 5 एकड़ है तो उसको भी नहीं परवड़ रहा है, किसी के पास 500 एकड़ है उसको भी नहीं परवड़ रहा है। खेती एक इमोशन है जो दिल से किया जाता है, ये एक फीलिंग है, आप समझ रहे हो। ये फीलिंग जिस दिन ख़त्म हो जाएगी ना उस दिन धीरे 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 हेल्थ स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, आप समझ रहे हो। इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, आप समझोगे अगर आप समझ सकते हैं तो कहीं तो कुछ ऐसा हो जो किसानों के भले का हो। बस इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय। कोई एक बात थी जो टच कर गई उस इंसान की। मैंने उससे कहा कि मामा यार क्या ज़रूरत है जानवरों को इधर उधर लेकर के जाने की बजाय, ठीक है ना, कहीं से लेकर के आकर के। तो उसने बोला कि क्या करेंगे बाबूजी, जानवरों को भूखा थोड़ी मार देंगे। अब अपनी जान बचे ना बचे मगर जानवरों की जान तो बचाना पड़ेगा। यार वो बात थोड़ी टच कर गई दिल में, यानी किस तरीके के लोग हैं कि भाई जानवरों तक के लिए अपनी जान जिंदगी जोखिम में डालते हैं, और एक तरफ हम ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं और उन लोगों को भी देखते हैं जिनको इंसान जिए मरे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगा यार कि ठीक है, कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े बट एटलीस्ट कुछ तो है ऐसा इन लोगों के लिए जो करना चाहिए। तो मैं मेरे लेवल पर ये थोड़ा सा अटेम्प्ट ले रहा हूँ।